दोस्तों नमस्कार। शेयर बाजार में कल क्या होगा? डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पर ठहरेगा? इस देश के आईटी सेक्टर का क्या होगा? इस देश के भीतर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रूस से आ रहा था और यूरोप के बाजार में बेचा जा रहा था, पेट्रोलियम कंपनियों का क्या होगा? इस देश के भीतर में वो तमाम कॉरपोरेट, वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी अमेरिका भेजते थे, उनका क्या होगा? जो परिवहन उपकरण बेचते थे, उनका क्या होगा? जो खनिज धातु बेचते थे, उनका क्या होगा? और इसके साथ साथ जुड़ते चले जाइए, चाहे वो फार्मा का सेक्टर हो, चाहे वह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर ही क्यों ना होगा क्या? यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार यह चर्चा चलती आ रही थी कि भारत अमेरिका के करीब है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी लगातार कहते रहे भारत उनके करीब है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले उन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया एक्स ट्रुथ पर जिन बातों का जिक्र किया, वो कल से इस देश के भीतर किन परिस्थितियों को पैदा करेगा, ये शायद डराने वाला हो सकता है। क्योंकि बीते 11 वर्षों से भारत की अर्थनीति या भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की इकोनॉमी के सहारे या इकोनॉमी के आश्रय या इकोनॉमी की पॉलिसी के सहारे चल रही थी और रूस से तेल खरीद कर भी भारत उसको सफाई के बाद जो यूरोप के बाजार में बेचता था, उससे बड़ा लाभालाभ भारत की पेट्रोलियम कंपनियों को होता था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया भारत के खिलाफ और यह भी कह दिया कि जो भारत ने रूस से तेल खरीदा है, अब उस पर पेनल्टी लगेगी। इससे पहले जो रूस के साथ कंपनी जुड़ी हुई थी नियारा, उस पर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया था और आज ही माइक्रोसॉफ्ट ने जो आईटी की मदद नियारा कंपनी को करता था, उसने मदद देनी बंद कर दी। यानी जो डील हो रही थी और इससे पहले 5 राउंड की डील हो चुकी थी, भारत ने खुले संकेत दे दिए थे कि हम अपने राष्ट्रीय हित को दरकिनार बिल्कुल नहीं करेंगे। वो पहला संकेत था कि भारत के बाजार में अमेरिकी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत आने देना नहीं चाहता है। लेकिन अगला सवाल यह भी था कि अगर वाकई अमेरिका के साथ भारत की डील नहीं हुई तो भारत, जो अभी औसतन अगर पिछले बरस तक देखें तो तकरीबन 3.5 से 4 लाख करोड़ तक का भारत को लाभ हो रहा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए। यानी भारत जितना माल अमेरिका को भेजता था, अमेरिका उसका आधा माल भारत को भेजता था, तो भारत पॉजिटिव था। लेकिन एक क्षण के लिए समझ लीजिए कि 25% टैरिफ और इसके मतलब मायने किस जगह पर क्या होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में अमेरिका अभी तक 0% टैरिफ लगाता था, परिवहन उपकरण में 0% टैरिफ लगता था, खनिज धातु में 0% टैरिफ लगता था, पशु उत्पाद में 2% टैरिफ लगता था, फल और सब्जी में 5.3% टैरिफ लगता था, डेयरी में 17% टैरिफ था, अनाज में 2.8% था, तेल और तिलहन में 7.1% था, सबसे ज्यादा शराब और तंबाकू में 17.5% टैक्स लगता था अभी तक। अब वो सब मिलके 25% एक झटके में हो गया। यानी अमेरिकी बाजार में जब आप माल बेचने जाएंगे तो अब 25% कम से कम उन जगहों पे जो 0% के आश्रय चल रहे थे। और इसके ठीक उलट भारत जो शराब तंबाकू पे लगा रहा था, वो लगभग 74% टैक्स लगाता था, तेल तिलहन पर 60% लगाता था, वहां से आने वाले अनाज पर 37.8% टैक्स लगाता था, डेयरी प्रोडक्ट्स पर 35.2% लगाता था, फल और सब्जी पर 34.6% लगाता था, पशु उत्पाद पर 32.5% लगाता था। यानी 25% अगर रेसिप्रोकल की स्थिति भी आती है या फिर भारत कहीं ज्यादा टैक्स लगाए और एक झटके में जो डील ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ जो व्यापार चलते चले आ रहा है, वो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। और शायद इसीलिए इस दौर में भारत ने क्या रास्ता बदला? यह रास्ता बदलने की प्रक्रिया चीन के साथ करीब आने की हो गई और शायद इसीलिए इस दौर में अब पहली बार
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के महीने के आखिर में एससीओ की बैठक में बीजिंग जाएंगे। यह निकटता है या फिर अमेरिकी इकोनॉमिक्स को लेकर चीन के साथ खड़े होने की अब सोच जाग चुकी है। यानी पूरी की पूरी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति वह सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री में आमने सामने आकर खड़ी नहीं हुई है, बल्कि स्थितियां इतनी विकट है कि बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने जिस सोशल मीडिया में एक्स ट्रूथ पर लिखा है उसमें इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया है कि आप रूस के साथ जो तेल खरीदते रहे उस पर अब पेनल्टी लगेगी। इस बात का भी जिक्र किया गया कि जिस रूस के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ रही है क्योंकि वह युद्ध करने वाला देश है और उसके खिलाफ बंदिशें लगाई गई, चीन के साथ भारत ही वो देश है जो सबसे ज्यादा तेल उससे खरीद रहा है। सवाल एक झटके में कई खड़े हो सकते हैं, लेकिन पहले जो लिखा गया है उसे आप देख लीजिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति ने भेजी है उसमें उन्होंने लिखा है, याद रखें भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और किसी भी देश की तुलना में उसके यहां सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध हैं। उसके बाद ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से खरीदे हैं और चीन के साथ वे रूस के सबसे बड़े एनर्जी के खरीदार हैं। एनर्जी यानी पेट्रोल यानी कच्चे तेल के खरीदार हैं। और ऐसे समय जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रुके, सब ठीक बिल्कुल नहीं है और यह सब बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त के लिए यानी जो रूस से तेल खरीदा जा रहा है उसके लिए जुर्माना देना होगा। और इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और आखिर में लिखते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा आता है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में नाम ट्रंप का नहीं लिया। राहुल गांधी कल भी और आज भी संसद के परिसर में यह कहते नजर आए कि खुद चाहते हैं अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की उनकी डील मानी जाए। यहां पर एक सवाल और बड़ा है, क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ इस डील को नहीं कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि भारत का बाजार बर्बाद हो जाए? क्योंकि भारत के बाजार में अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट अमेरिका से आने लग जाएं और जितनी बड़ी तादाद में वो चाहता है डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एक झटके में भारत के करोड़ों किसानों पर सीधा इसका असर पड़ेगा। यहीं पर एक अगला सवाल है, तो क्या एक तरफ ऐसी परिस्थिति आ गई थी जहां पर करोड़ों किसानों का जिक्र हो रहा था और दूसरी तरफ अब जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है या फिर जो छोटे कॉरपोरेट और बड़े कॉरपोरेट हैं या फिर इस देश का शेयर बाजार है जहां पर विदेशी निवेशकों की पहुंच और पकड़ है, और शेयर बाजार जिस लिहाज से चलता है इसमें क्या एक झटके में सब कुछ मुश्किल हालात में आएगा या फिर चीन के आश्रय ही भारत की इकोनॉमी अब जिंदा रहेगी? क्योंकि अमेरिका ने हमला भारत की उस विरासत संबंधों को लेकर किया जो रूस के साथ 1971 में भी प्रगाढ़ थी, जब अमेरिका के निक्सन को भारत ने खारिज किया था। लेकिन क्या वाकई भारत की इकोनॉमी, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर और उस कॉरपोरेट सेक्टर की पूरी इकोनॉमी बिना अमेरिका के चल पाएगी या फिर भारत के भीतर नई परिस्थिति आएगी? इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले की परिस्थिति जरा समझ लीजिए कि यह क्यों, इसका असर कितना व्यापक होने वाला है। शेयर बाजार डॉलर के मुकाबले रुपए का हमने जिक्र किया। बीते 2 दिनों में रुपया लगभग 1 रुपया गिर चुका है, यानी जिस दिन सिंदूर पर बैठक शुरू हुई उस समय 86 रुपीज 44 पैसा था और आज वह 87 रुपीज 48 पैसा हो चुका है। अब इस ऐलान के बाद कितना बड़ा व्यापक असर पड़ेगा यह देखना समझना होगा, खास तौर से जो भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डॉलर
के आश्रय ही सारा व्यापार करता है और डॉलर के आश्रय ही भारत के तमाम छात्र दुनिया में पढ़ने जाते हैं। डॉलर के जरिए ही पेमेंट होता है। और इन सब के बीच अगला सवाल यह है कि भारत की ऑटो इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, सब पे क्या असर पड़ेगा कल शेयर बाजार के भीतर में। और यह भी समझना होगा कि जब तक यह ऐलान नहीं हुआ था, अगर बीते 2 दिनों की परिस्थिति देखें तो भारत के बाजार को घरेलू निवेशक बजा रहे थे। घरेलू निवेशकों का पैसा जो था वो ज्यादातर पैसा आप कह सकते हैं बैंकों का पैसा, एलआईसी का पैसा, यानी सरकार के पास जो जनता का पैसा है वही पैसा रोटेट करके शेयर बाजार चलाया जा रहा था। 28 जुलाई को घरेलू निवेशकों ने 6,764 करोड़ रुपए लगाए बाजार में, खरीदारी की। 29 को 6,146 करोड़ रुपए, यानी आज से 2 दिन पहले अगर देखिएगा, जो सिंदूर की बहस जिस दौर में चल रही थी, घरेलू निवेशकों ने तकरीबन 12,800 करोड़ रुपए खरीदारी की है। और उसमें ज्यादातर पैसा भारत के उन कंपनियों का है जो सरकार के अधीन है, जिसको आप पीएसयू कह सकते हैं। और दूसरी तरफ विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे थे। 28 तारीख को 6,000 करोड़ से ज्यादा और कल 4,636 करोड़, यानी इस पूरे जुलाई के महीने में देखिएगा तो अपने तौर पर घरेलू निवेशकों ने इस बाजार को बचाया है। तकरीबन 52,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है और दूसरी तरफ 42,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने बेच दिए हैं। और जून के महीने में आइएगा तो जून में भी घरेलू निवेशकों ने लगभग 72,000 करोड़ की खरीद की और विदेशी निवेशकों ने लगभग 7,488 करोड़ की ही खरीद की। ज्यादातर बेचते चले गए। और इन सब के बीच मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली प्रतिबंध की स्थिति कंपनी जो नायरा एनर्जी है, जो गुजरात बेस्ड है और वो रशिया के साथ मिलकर काम करती है, उस पर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगाया। और प्रतिबंध और रोक जो लगाया गया उसके बाद आज माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हम आईटी सर्विस अब आपको नहीं देंगे। दरअसल ये एक पूरा संकेत है और यह संकेत कल जब प्रधानमंत्री का भाषण पार्लियामेंट में चल रहा था, उसी वक्त एयरफोर्स 1 पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और उनसे जब सवाल किया गया भारत के साथ संबंधों को लेकर और डील को लेकर, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि भारत मेरा मित्र है। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया। भारत के साथ समझौता अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। यह जिक्र वो कल रात का है और आज सुबह होते होते यह ऐलान हो गया। भारत एक अच्छा मित्र रहा है, लेकिन भारत ने मूल रूप से किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक टैरिफ लगाया है, अधिक टैक्स लगाए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कल रात कह रहे थे और अभी उन्होंने जो सोशल ट्रुथ पे लिखा है वो बहुत साफ मैसेज है कि बहुत तेजी से भारत की जो पूरी डील थी वो डील अमेरिका के साथ एक लिहाज से टूट चुकी है। लेकिन सुन लीजिए जो बात वो कह रहे थे। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. Yeah, that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, blah, blah, blah. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. असल में यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 25 अगस्त को अमेरिकी टीम ट्रेड डील के लिए इंडिया आने वाली है। क्या अब वो नहीं आएगी? और जिस ट्रेड डील को लेकर भारत आशान्वित था कि छठे राउंड में चीजें अनुकूल हो जाएगी और अभी इंटरिम डील होगी,
लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर अमेरिकी प्रशासन ने टैरिफ सस्पेंशन पीरियड की अवधि जो 1 अगस्त फाइनली तय की थी, अब उसे ही पूरे तरीके से मान चुके हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत जिन क्षेत्रों में रियायत मांग रहा था और इस देश के भीतर के जो इंडस्ट्रीज ने सरकार पर दबाव बनाया था कि अमेरिका से हमको ये रियायत कम से कम उस क्षेत्र में चाहिए, अब उन क्षेत्र से जुड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट सेक्टर का क्या होगा। उसमें पहले नंबर पर पेट्रोलियम तो है, पेट्रोलियम को लेकर बंदिशें हटाने का जिक्र था, लेकिन उसके बाद कपड़ा, फैब्रिक, लेदर, प्लास्टिक, केमिकल्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, फर्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, और अगर फल के हिसाब में आएगा तो अंगूर, केला, तिलहन, इन तमाम चीजों को लेकर यह सेक्टर चाह रहे थे कि किसी भी हालत में इसमें मुक्ति मिल जाए। अगला सवाल यह भी था कि जो स्टील और एल्युमिनियम को लेकर जो टैक्स लगाए गए थे और ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे जो संकट था, क्या वो संकट बढ़ गया? भारत ने तो WTO से भी गुहार लगाई थी कि आप देखिए, परखिए, समझिए, नियम कायदे के हिसाब से यह समझौता होना चाहिए, और अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी कि सब कुछ नियम कायदे से होगा, क्योंकि अब वो पुरानी स्थिति बदल गई और ट्रंप वहां पर आ चुके हैं। और यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं उस दिशा में ले जाती है कि क्या वाकई अब भारत के कॉरपोरेट के सामने भी यह संकट होगा, और यह संकट उस वक्त आ रहा है जब भारत इस देश के भीतर में न्यू कॉरपोरेट लॉ अमेंडमेंट लाने को तैयार है, जिससे पारदर्शिता भी आए। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक जो यूरोपियन बैंक और डेवलप्ड कंट्रीज के जो बैंक हैं और अमेरिकन बैंक हैं, उसके साथ जो भारत के कॉरपोरेट्स का जुड़ाव है, उस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, यह सवाल तब और बड़ा हो रहा है जब आईटी सेक्टर का जिक्र हो रहा है। यहां यह समझना होगा कि आईटी सेक्टर में टीसीएस ने पिछले दिनों जो 12,000 लोगों को निकालने का जिक्र किया, उसके पीछे अमेरिका में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना है, और जो भी भारत के लोग हायर किए जाते हैं वो एक लिहाज से आईटी सेक्टर में बतौर लेबर के तौर पर ही काम करते हैं, और उनकी पूरी दिनचर्या अमेरिका या यूरोपियन के टाइम के हिसाब से चलती है। अब सवाल है कि आईटी सेक्टर जो इससे पहले लगभग हर बरस 6 लाख आईटी ग्रेजुएट्स को नौकरी देता था, वो घटते घटते 2025 की शुरू में लगभग 1.5 लाख पर आ गई, और आज की तारीख में वहां पर और ज्यादा कमी आ रही है। पिछले बरस की तुलना में इस बरस अगर देखिएगा तो जो नए हायर करने वाले लोग थे उसमें 72% की कमी आ गई है, यानी सेक्टर दर सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। और इन परिस्थिति के भीतर क्या वाकई जो डील अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत अमेरिका के साथ हो रही थी, उसमें पाकिस्तान के साथ जो युद्ध की प्रक्रिया थी, जिसका जिक्र बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति करते रहे और कल रात भी उन्होंने कर दिया, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसका जिक्र एक संकेत के तौर पर आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के परिसर में भी दिया। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। राहुल ने जो संकेत दिए वो संकेत इसलिए डराने वाले हैं। क्या वाकई जिस सीजफायर का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, उस सीजफायर के ऐलान से पहले जो बातचीत हुई या जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों का जिक्र क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, या अभी तक इसकी जानकारी सही नहीं दी है? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या यह सारी जानकारी पूरी दुनिया के सामने है, और अमेरिका के सामने तो होगी ही। तो क्या यह नया शिफ्ट जो अमेरिका से खिसक कर चीन की तरफ जा रहा है, और अमेरिका जब खुले तौर पर भारत को रूस और चीन को लेकर चेतावनी दे रहा है, तो ऐसे में क्या मायने रखता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जहां पर भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं तो भी, जैसे क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, वो एक लिहाज से चीन के खिलाफ है। अब उसका कोई महत्व बचेगा?
या फिर ब्रिक्स, जिस ब्रिक्स में नई करेंसी लाने का जिक्र था, उसमें सबसे पहले भारत ने ही अपने हाथ पैर समेट लिए कि उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत की अपनी इकोनॉमी अमेरिका के साथ चल रही थी। ट्रंप के साथ रिश्ते अच्छे थे, मित्र के तौर पर ट्रंप भी प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते और प्रधानमंत्री मोदी भी ट्रंप को मित्र ही बताते थे। लेकिन यह सारी परिस्थिति क्या अब एक झटके में खत्म हो गई और अब नए व्यापारिक रिश्ते बनाने का वक्त है। लेकिन इन परिस्थिति में भारत ने इजराइल का साथ दिया, इजराइल ने भारत का साथ दिया। लेकिन इस पूरे दौर में अगर आप ब्रिक्स का जिक्र करेंगे तो ब्रिक्स के सदस्य अब ईरान भी है और चीन, रशिया ईरान के साथ खड़े हैं। यानी एक नई परिस्थिति ना सिर्फ क्वाड को लेकर बल्कि ब्रिक्स को लेकर भी है। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ब्रिक्स के बाद एससीओ भी है, जिसकी बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अगस्त के आखिर में बीजिंग जाएंगे। यानी बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के तौर तरीके जो सामरिक युद्ध को लेकर इससे पहले चला करते थे, अब वो ट्रेड वार के जरिए और ट्रेड डील के जरिए खुले तौर पर उभर चुके हैं। असर कितना भयानक या कितना बड़ा होगा, यह हो सकता है कल शेयर बाजार खुलते ही नजर आने लग जाए। कल इस हफ्ते का आखिरी दिन, थर्सडे, कल के बाद की परिस्थितियां क्या होगी, शायद ये और ज्यादा भारत की उस इंडस्ट्री सेक्टर पर, उस कॉरपोरेट सेक्टर पर जो कि इस देश में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग को पैदा नहीं कर पाया है, और सर्विस सेक्टर आज भी भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है। उस सर्विस सेक्टर से लेकर जो भी क्षेत्र ऐसे बचे हुए हैं जहां पर भारत की इकोनॉमी उस बड़े कॉरपोरेट के आश्रय चल रही थी, अगर उसके तार अमेरिका के साथ कटते हैं तो वो क्या असर होगा। उसका असर सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहेगा, यह भी सच है, क्योंकि रूस और चीन को लेकर भारत के संबंध और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका द्वारा भारत को भी उसी रास्ते खड़ा करना, जिस रास्ते वियतनाम खड़ा किया गया, जिस रास्ते एक वक्त मैक्सिको और कनाडा का जिक्र हुआ, जिस रास्ते चीन के साथ दो दो हाथ करने की दिशा में अमेरिका बढ़ा, जिस रास्ते साउथ ईस्ट एशिया के देशों को भी उसने टैरिफ की गिरफ्त में लिया, यहां यह समझने की जरूरत होनी चाहिए, विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा टैरिफ लेने पर भी टिकी है। भारत दुनिया में 17% यानी 17% औसत टैरिफ लेता है, जो सबसे ज्यादा है, जबकि अमेरिका 3.3% टैरिफ लेता है, जो एक लिहाज से बहुत कम है। भारत के बाद ब्राजील 11.2% टैरिफ लेता है औसतन, साउथ अफ्रीका 7.6%, चाइना 7.5%, रशिया 6.6%, यूरोपीय यूनियन 5%, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम 3.8%, जापान 3.7%, भारत 17%। और दूसरी परिस्थिति यह है कि भारत जो अमेरिका को अभी तक ज्यादा माल दे रहा था और सीधे सीधे 3.5 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच में जो उसे लाभ हो रहा था, उसमें यह भी समझना होगा कि अमेरिका का पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी माल वो लेता है उसमें भारत का योगदान सिर्फ 3.8% है, जबकि चीन का असर 24.7% है, मैक्सिको 13.6% है, वियतनाम 10% है, कनाडा 5.6% है। यानी उसने किसी देश को नहीं बख्शा, लेकिन भारत मित्र रहा और मित्र को लेकर जो 25% टैक्स और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो पेनल्टी का जिक्र किया है, उसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है वो 1 अगस्त से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।